नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट की ईवीएस का क्लास करेंगे। ईवीएस में आप लोगों को सिलेबस के अनुसार भोजन पढ़ना है और भोजन से संबंधित कब कितने प्रश्न आए हैं मैं ये पहले आप लोगों को बता देता हूँ। यदि हम लोग सीटेट की बात करें तो सीटेट में 2011 में 4 प्रश्न, 2012 में 6 प्रश्न, 2013 में 2 प्रश्न, 2014 में 4 प्रश्न, 2015 में 5 प्रश्न, 2016 में 2 प्रश्न, इस तरह से प्रत्येक सीटेट में प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, इसलिए यह जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप यदि 2 प्रश्न पूछता है तो दोनों प्रश्न क्लियर कर सकते हैं, 5 प्रश्न पूछता है तो पाँचों प्रश्न क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर केवल थोड़ा सा बेसिक चीज़ों पर ध्यान रखना है और इसमें कुछ हार्ड है नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज आप लोग भोजन के बारे में हम लोग लंबे यानी जो बारीकी से इसको देखेंगे, इसके अवधारणाओं को समझने का प्रयास करेंगे। और कल का जो मेरा क्लास होगा उस क्लास में भोजन से संबंधित एमसीक्यू रहेंगे और इसका क्लास में कराऊंगा। दोस्तों, यदि आपको इस नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सीटेट 2019 पीडीएफ लिख करके सेंड करें, मैं यहाँ से आपको पीडीएफ दूंगा। चलिए हम लोग बात करते हैं भोजन के बारे में। पृथ्वी के सभी सजीव प्राणियों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उनको यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। दोस्तों, जितने भी सजीव हैं, चाहे वह छोटे छोटे जीव हों या फिर बड़े बड़े जीव हों, कोई भी जीव हो, इसको जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चलिए मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। आपके पास एक न्यू मशीन है या आपके पास एक न्यू बुलेट आपने खरीद के रखा है, सब कुछ ओके है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें यदि आप पेट्रोल नहीं डालोगे तो क्या यह गाड़ी आपकी चलेगी? नहीं चलेगी। तो इसी तरह सजीवों को चलने के लिए, सजीवों की सभी कामों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा कहाँ से मिलता है? भोजन से। यह ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भोजन वह खाद्य पदार्थ है जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। हम दूसरे भाषा में यदि कहें कि भोजन वह खाद्य पदार्थ है जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है, अर्थात जीवों को ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थों को भोजन कहा जाता है। पृथ्वी पर भोजन निर्माण की प्राथमिक कार्य पौधों द्वारा किया जाता है। दोस्तों, अब हमने जाना कि सजीव को जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। सजीव को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। अब ये ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? हम लोग जान गए भोजन से। और यह भोजन कहाँ से आएगा? भोजन का निर्माण प्राथमिक कार्य यानी भोजन के लिए हम प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर हैं। पौधे हैं तो हमें भोजन मिलेगा, भोजन मिला तो ऊर्जा मिलेगा, ऊर्जा मिला तो सजीव जीवित रहेगा। एक दूसरे पर देखिए निर्भर है। आप कहेंगे कि मैं पौधों पर जीवित निर्भर नहीं हूँ, जो शाकाहारी जीव नहीं मांसाहारी जीव हैं, ये मांसाहारी जीव कह सकते हैं कि यह पौधों पर जीवित नहीं है, पौधों पर निर्भर नहीं है। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा इसके आगे पर सोचिए कि आप कह रहे हैं कि मांसाहारी जीव पौधों पर निर्भर नहीं है, मांसाहारी जीव किसी जीव पर निर्भर है, लेकिन इस जीव का भोजन क्या है?
इस जीव का भोजन पेड़ पौधा है। जैसे मैं मान लूं कि आप यहाँ पर बाघ की बात करें, बाघ मांसाहारी जीव है, शाकाहारी है नहीं, लेकिन इसका भोजन हो गया आपका जो हिरन वगैरह, बकरी, ये सब पशु वगैरह आपका हो गया। लेकिन इन लोगों का भोजन है पौधा। अब यदि पौधा नहीं रहेगा तो हिरन रह सकेंगे क्या? बकरी रह सकेगा क्या? अन्य जीव रह सकेगा क्या जो शाकाहारी है? नहीं। जब ये नहीं रहेगा तो बाघ को भोजन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसलिए यह जो लाइन लिखा गया है, पौधों पर सभी प्राणी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं, चाहे वह आप डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, लेकिन पौधों पर निर्भर करते हैं। पौधों के बिना आप दूसरे पर निर्भर नहीं रह सकते। मनुष्य जो भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, जो मानव भोजन ग्रहण करता है, उसके लिए ऊर्जा मिलती है, उससे ऊर्जा मिलती है जो हम लोग विभिन्न प्रकार के शारीरिक क्रियाएं करते हैं, चाहे वह आप पढ़ाने का काम कर रहे हो, आप कोई मजदूरी वाला काम कर रहे हो, या ऑफिस में बैठ कर के ऑफिस का काम कर रहे हो, या फिर आप कृषि काम कर रहे हो। कोई भी काम आप कर रहे हो, आपको काम करने के लिए चाहिए ऊर्जा, और ये ऊर्जा हम लोग को भोजन से मिलती है। कहाँ से मिलती है? भोजन से। हम लोग जब भोजन करते हैं, भोजन जब ग्रहण करते हैं, तो हम लोग को पता नहीं चलता कि इससे हमको क्या मिलती है। जस्ट लाइक आप सरसों तेल को देखते होंगे, सरसों तेल को देख रहे हैं और सरसों दाना को भी देख रहे होंगे। सरसों का जो बीज होता है, सरसों का बीज, सरसों के बीज में जब हम हाथ में ले लें तो इसमें तेल दिखाई पड़ता है क्या? तेल नहीं दिखाई पड़ता है। इस सरसों के बीज को मशीन में ले जाकर के बहुत बारीकी से पीसा जाता है। जब उसको दबाया जाता है तो वहाँ से सरसों का तेल निकलता है। उसी तरह से जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वह हम सबको दिखाई नहीं पड़ता है। तो हम लोगों ने देखा क्या कि भोजन में ऊर्जा छिपा हुआ रहता है। जब हमारा भोजन हमारे अंदर, शरीर के अंदर जाता है, जो वहाँ पचने की विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, विभिन्न तरीके से भोजन का पाचन होता है, तो वहाँ पर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। वही ऊर्जा हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के कामों के लिए मिलता है, उसी का उपयोग हम लोग करते हैं। अब आता है खाद्य पदार्थ एवं उनके स्रोत। दोस्तों, आप लोगों को ये छोटे छोटे बातों पर ध्यान देना होगा कि सीटेट में कठिन प्रश्न नहीं रहते हैं। प्रश्न कौन सा रहता है? समझने वाला। आपको ऐसा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा जिसमें लगेगा ये आंसर हो सकता है, ये आंसर, यानी कन्फ्यूजन जैसा। इसके लिए यदि आप प्रश्न को समझ गए तो उत्तर इजी वे में दे सकते हैं। यदि प्रश्न को नहीं समझे तो आपका कन्फ्यूजन वाला आंसर आ जाएगा। इसलिए प्रश्न उतने कठिन नहीं रहते हैं जितना समझने में कठिन लगता है। इसीलिए मैं इस तरह का लेकर आया हूँ वीडियो, ताकि आप लोगों को जो मुख्य चीज़ें हैं वह क्लियर हो जाए। एमसीक्यू में यदि मुख्य चीज़ों को आपको पता नहीं, तो एमसीक्यू में जो उस तरह का प्रश्न जब हम लोग डालेंगे तो वहाँ पर रटने जैसा लगेगा। इसीलिए इस तरह का मैं लेकर आया हूँ, और आज ये इस तरह का पहला वीडियो है, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा बातें हो जा रही है। बाद में हम लोग जब सब समझ बुझ जाएंगे, बाद में उतनी बातें नहीं होगा। तो ये ध्यान में रखना है कि उतनी कठिन प्रश्न नहीं रहता है, समझने में कठिन रहता है। जब आप उसका प्रश्न को अच्छे ढंग से समझ जाएंगे तो उत्तर अपने आप निकल जाएगा। तो इसीलिए मैं छोटे छोटे बातों को लेकर चला हूँ, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, और किसी भी तरह का प्रश्न आए तो आप उसको टेकअप कर सकते हैं।
तो खाद्य पदार्थों को उनके स्रोतों के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है पादप उत्पाद, यानी जो हम लोगों को पौधों के द्वारा प्राप्त होता है। पेड़ पौधों से प्राप्त खाने वाले सामान भोजन आपका पादप उत्पाद कहलाएगा। जैसे हम लोगों को फल मिलता है, सब्जियां मिलती है, अनाज मिलते हैं, मसाला मिलता है, ये सभी आपका पादप उत्पाद हुआ, यानी ये हम लोगों को पेड़ पौधों से मिलता है। इसमें से कुछ रसदार फल होते हैं, जैसे अमरूद, सेब, आम, संतरा, अंगूर, अनार, केला आदि। सब्जियां हम सभी इसको जान रहे हैं। अनाज धान, गेहूं, जौ, बाजरा, मकई। मसाले हल्दी, धनिया, मिर्च, लौंग, इलायची, सौंठ, दालचीनी, अदरक। इससे संबंधित एक प्रश्न आ चुका है, इसीलिए मैं ये सब को लिख रहा हूँ सर। लिखने का दोस्तों मेरा आप लोगों का समय बर्बाद करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं सीटेट में आए हुए जो प्रीवियस यानी पहले के जो प्रश्न हैं मैं उसको देख लेता हूँ, फिर उसके बाद सिलेबस को देखता हूँ और उसके अनुसार मैं तैयारी करवा रहा हूँ। तो जो पहले के सीटेट का एग्ज़ाम हो चुका है उसमें इससे संबंधित प्रश्न आया हुआ है, इसीलिए इस तरह से मैं बनाया हूँ। तो आप लोगों को जो किस तरह के प्रश्न आते हैं उस पर भी ध्यान रखना है। पढ़ना तो इतना लंबा चौड़ा है, यानी पढ़ाई यदि आप पर्यावरण अध्ययन ही पढ़ना चाहते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन आपको इस पर भी ध्यान देना है कि आपका सिलेबस क्या कह रहा है और किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। उतने ही छांट करके आपको पढ़ना है, न कि पूरे जितने भी सब और विषय वस्तु है सभी को पढ़ना है। यदि पूरे को पढ़ेंगे तो आप थक जाएंगे और आपको लगेगा मेरी तैयारी ठीक नहीं हो रही है। लेकिन सिलेबस को देख कर करेंगे, जो पिछले सालों में जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पूछने वाले संभावित प्रश्न हैं उसको देख करके करेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में मेरा तैयारी ठीक है। थकेंगे नहीं और सही रास्ता यही है। तैयारी करने का यही सही रास्ता है। सिलेबस को देखिए और पिछले सालों के प्रश्नों को देखिए। ये दो चीज़ जरूर देखिए, दो चीज़ देख करके आप तैयारी करिए। चलिए आगे देखते हैं। पेय पदार्थ में चाय, कॉफ़ी, कोको ऐसा हम लोग। अब शुष्क फल काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट वगैरह शुष्क फल है क्योंकि सूखा रहता है उसको। साग, पालक, मेथी ये सभी आपका शुष्क फल है, ये साग है। सॉरी, साग में क्या क्या आता है? पालक, मेथी, सोया, बथुआ, सरसों। दालें में अरहर, मूंग, चना, उड़द, मसूर। ये सब आप अपने रसोई को झाँकें और आपको आप रसोई से झाँकने से सब समझ में आ जाएगा कौन सा साग है, कौन सा दाल है। उसके बाद आता है जंतु उत्पाद, जो हम लोगों को जंतुओं से प्राप्त होता है। जैसे मांस हम लोगों को भेड़, हिरन, मुर्गा, खरगोश, सुअर, मछली वगैरह से मांस मिल जाता है। अंडे मिलते हैं मुर्गी से, बत्तख से, शुतुरमुर्ग आदि से। दूध गाय, भैंस, बकरी से। यहाँ पर देखिए कुछ खाद्य पदार्थ हैं और उनका स्रोत है। ये मेरा खाद्य पदार्थ हुआ और वो कहाँ से मिलता है? शहद मुझे मधुमक्खी से मिलता है। तेल और घी पौधों और जंतुओं दोनों जगहों से मिलता है। चीनी गन्ने के रस से मिलती है। अब देखिए चाय, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो हम लोग चाय पीते हैं यह क्या है? पौधे की पत्तियाँ, पौधे के फूल, पौधे के बीज। इसीलिए मैं इस तरह का प्रश्न बना रहा हूँ। इस तरह का प्रश्न पूछा जा चुका है। चाय क्या है? पौधे की पत्तियाँ हैं, पौधे का फूल है, पौधे की बीज है। इस तरह का प्रश्न आया था। तो इसमें पौधे की पत्तियाँ जो हम लोग चाय पीते हैं, ये हम लोगों का जो चाय पी रहे हैं यह पौधे की पत्तियों के द्वारा बना हुआ है। पौधे के बीज, कॉफ़ी, दाल, ये दो चीज़ें आपका पौधों के बीज हुआ। ये यहाँ लिखना चाहिए था, मिस्टेक हो गया। पौधे के तने और पत्ती साग में आता है।
उसके बाद आता है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, पोषक तत्व। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। दोस्तों, पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं, वृद्धि करते हैं तथा शारीरिक टूट फूट की मरम्मत करते हैं। इन्हें पोषक तत्व कहा जाता है। दोस्तों, पोषण क्या है? पोषण हमारा शरीर के विभिन्न क्रियाओं का एक संगठन है, एक गुच्छा है, यानी एक संगठन, बहुत सारे क्रियाओं का एक समूह है। इसी को हम लोग पोषण कहते हैं। इस क्रियाओं में, इन क्रियाओं के द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण करता है। जो भी जीवित प्राणी है वह इन पदार्थों को ग्रहण करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है। जो शरीर के विभिन्न कार्य हैं उसको ये नियंत्रित करता है। जैसे हम लोग कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं फिर भी शरीर के अंदर कुछ ना कुछ काम होते रहता है। जैसे हम लोगों का श्वसन का कार्य, ब्लड सर्कुलेशन का काम, ये सभी काम ऐसे हैं, धड़कन वगैरह, हार्ट बीट, ये कभी रुकता नहीं है, और जो रुक गया फिर उसका चालू भी नहीं होता है। तो दोस्तों, इन सभी को नियंत्रित करने के लिए कुछ पदार्थों को ग्रहण करता है जो हमारा शरीर को वृद्धि करता है। इसको तो नियंत्रित कर ही रहा है, हमारा शरीर का वृद्धि करता है। जो शरीर में टूट फूट होती है, कभी चोट लग गया, कोई अंग कट गया, या फिर कभी ऑपरेशन कराते हैं वहाँ फिर देखिए दोनों तरफ से मांस आ जाता है। तो ये जो टूट फूट है इन सब की मरम्मत करता है। यही पदार्थ को, जो ये पदार्थ, जिस पदार्थ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, यही पदार्थ आपका पोषक तत्व कहा जाता है। यानी पोषक तत्व के द्वारा टूट फूट की मरम्मति होती है, पोषक तत्व के द्वारा हमारा शरीर की वृद्धि होती है, पोषक तत्व के द्वारा हमारे शरीर में विभिन्न कार्यों को नियंत्रित होता है। विभिन्न पोषक तत्व के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों को नियंत्रित किया जाता है। अब यहाँ पर आता है कि पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, कितने समूह में विभाजित किया गया है। तो ये जो पोषक तत्व है यह 6 पोषक समूहों में बांटा गया है। पहला हुआ कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हुआ प्रोटीन, तीसरा हुआ वसा, चौथा हुआ विटामिन, पांचवा हुआ खनिज लवण और छठा हुआ जल। ये 6 तरह को मिलाकर के यानी पोषक तत्व का नाम दिया गया है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि पोषक तत्व को 6 पोषक समूहों में बांटा गया है। आगे चलिए। पोषक तत्व समूहों को सामान्यतः वृहद पोषक तत्वों एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों में भी विभाजित किया जा सकता है। पोषक तत्व को बांटने का एक अलग तरीका है, वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। 2 तरह से भी हम बांट सकते हैं। वृहद पोषक तत्व वह पोषक तत्व है, यानी वृहद पोषक तत्व आहार और ऊर्जा की आपूर्ति करने के साथ साथ शरीर के विकास एवं उसके विभिन्न क्रियाकलापों के लिए जरूरी पोषक तत्व बनाते हैं। यानी यह जो है वृहद पोषक तत्व ऊर्जा की आपूर्ति करता ही है। हमारा शरीर में जितनी ऊर्जा की जरूरत है इसकी आपूर्ति वृहद पोषक तत्व के द्वारा होता है, और साथ में वृहद पोषक तत्व शरीर के विकास का काम भी करता है। शरीर का विकास का काम वृहद पोषक तत्व के द्वारा होता है। इसमें देखिए कार्बोहाइड्रेट आ गया, वसा आ गया, प्रोटीन आ गया, सूक्ष्म खनिज तत्व आ गया, पानी आ गया। ये सभी आपका वृहद पोषक तत्व के अंतर्गत आता है। इन सभी चीज़ों को हम वृहद पोषक तत्व कह सकते हैं। उसके बाद आता है सूक्ष्म पोषक तत्व। उसके बाद आता है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्वों में विटामिन, यहाँ पर देखिए विटामिन नहीं था, जो जल और वसा दोनों में घुलनशील हो, तथा आवश्यक सूक्ष्म खनिज तत्वों को शामिल किया जाता है।
इन पौष्टिक तत्वों की पर्याप्त आपूर्ति अच्छे स्वास्थ्य, कार्यात्मक दक्षता एवं उत्पादकता के लिए बुनियादी मूलभूत जरूरत है। अब हम लोग चलेंगे भोजन के मुख्य अवयव। यहाँ पर बात हो रहा है भोजन के अवयव का, और यहाँ पर क्या बात हुआ था? पोषक समूहों का। यहाँ था पोषक समूह। पोषक समूह में एक रुक्षांश नहीं आएगा, ध्यान देंगे। पोषक समूह में रुक्षांश नहीं आएगा, लेकिन ये भोजन के अवयव में रुक्षांश आएगा। दोनों में चूंकि देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट यहाँ भी है, यहाँ भी है, प्रोटीन यहाँ है, वहाँ भी है, वसा यहाँ, वहाँ भी है, तो अंतर क्या है अवयव में और पोषक समूह में? दोनों में ध्यान रखना है। रुक्षांश को अवयव के रूप में जानते हैं, पोषक तत्व ये नहीं है, पोषक समूह नहीं है। चलिए हम लोग सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं। हमारे शरीर को ऊर्जा मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। सबसे अधिक ऊर्जा जो हमारे शरीर को मिलता है वह कार्बोहाइड्रेट के द्वारा मिलता है। कार्बोहाइड्रेट हमारा शरीर में आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति करता है। इसके प्रमुख स्रोत में अब कार्बोहाइड्रेट क्या हम खाएंगे जो कार्बोहाइड्रेट भोजन के पचने के बाद बनेगा? तो चावल, गेहूं, आलू, मक्का, केला, शकरकंद, गन्ना, ब्रेड, शक्कर आदि, इन सभी से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। दोस्तों इसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक्स जिसे आसानी से याद हो जाए यह भी मैं बनाऊंगा, क्योंकि उसको इसमें यहाँ पर जब बेसिक बात हम करें तो ट्रिक्स यहाँ पर लागू नहीं हो पाता है। ट्रिक्स के लिए अलग से वीडियो मेरा बनेगा जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, यानी जिसको लर्न करने में थोड़ा दिक्कत लगता है उन सभी का ट्रिक्स बनाया हुआ हूँ, उसे मैं वीडियो के रूप में आपके पास लाने का प्रयास करूँगा। उसके बाद आता है प्रोटीन। इसे शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है, यानी प्रोटीन से हमारा शरीर की वृद्धि होती है। कार्बोहाइड्रेट से हमको ऊर्जा मिला, प्रोटीन से शरीर में वृद्धि हुई। प्रोटीन शारीरिक कोशिकाओं के पुनर्निर्माण में सहायक होते हैं। इसके प्रमुख स्रोत में दूध, मीट, अंडा, मछली, दालें, सोयाबीन, मटर, पानी आदि ये प्रमुख है। सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। प्रोटीन जो आप देख रहे हैं सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन रहता है। सोयाबीन में यदि किसी की शरीर की वृद्धि उतने ठीक ढंग से नहीं हो रहा हो तो आप उसे सोयाबीन का उपयोग करवा सकते हैं, उसको खाने में सोयाबीन दे सकते हैं, उसके भोजन के रूप में सोयाबीन का प्रयोग करवा सकते हैं, जिससे उसकी शरीर की वृद्धि संभव हो। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे वसा। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कौन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? वसा। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसकी ऊर्जा देने की क्षमता कार्बोहाइड्रेट से भी अधिक होती है। ये सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है शरीर को। यह हमारे शरीर को आघात रोधी बनाता है, जो आवरण के रूप में रहता है। हम लोग सभी जानते हैं, जो मीट खाते होंगे उन लोगों को पता होगा कि वसा यानी आपका जिसको हम लोग बोलते हैं तेल, यह एक आवरण के रूप में रहता है और यह आघात रोधी बनाता है शरीर को। विटामिन। अब विटामिन के बारे में हम लोग को जानना है। सभी जीवों को अल्प मात्रा में विटामिन की आवश्यकता होती है। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। उन यौगिकों को विटामिन कहा जाता है। दोस्तों विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक। विटामिन एक तरह का कार्बनिक यौगिक होते हैं और हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में इसकी ज़रूरत है। विटामिन अधिक ज़रूरत नहीं होती है। कार्बोहाइड्रेट आपको अधिक ज़रूरत है क्योंकि उससे मुझे ऊर्जा मिलती है। इसके बिना हम काम नहीं कर पाएंगे।
लेकिन विटामिन हम लोगों को कम ज़रूरत है और यह कार्बनिक यौगिक है। विटामिन को शरीर द्वारा स्वयं नहीं किए जा सकते हैं। स्वयं आप विटामिन को शरीर के द्वारा स्वयं नहीं बना सकते हैं, अपितु भोजन के रूप में, इसे भोजन के रूप में इन्हें लेना आवश्यक है। विटामिन को हम लोग आवश्यक रूप से भोजन के रूप में लेना पड़ता है। मानव शरीर में केवल विटामिन डी का निर्माण सूर्य के प्रकाश द्वारा होता है। एक आगे हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे, विटामिन ए बी सी डी इस तरह करके विटामिन का जो एक समूह है, जो कार्बनिक यौगिक हैं। तो विटामिन डी आप केवल शरीर में स्वयं निर्माण कर सकते हैं। निर्माण करने के लिए आपको सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होगा। सूर्य के प्रकाश के द्वारा विटामिन डी का निर्माण होता है, जो मेरे शरीर में होता है। ये विभिन्न प्रकार के रोगों से हमारी रक्षा करता है। विटामिन हमारा रोगों से रक्षा करता है। उसके बाद आता है रुक्षांश। यह कुछ भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाला तंतुमय पदार्थ है। दोस्तों, यह तंतु यानी रेशे वाले पदार्थ, जिस भोजन में आपका रेशा रहता है उसको रुक्षांश कहते हैं। यह शरीर की वृद्धि में सहायक नहीं होते, क्योंकि हम इसका पाचन नहीं कर पाते हैं। यह हमारा शरीर के वृद्धि में कोई सहयोग नहीं कर पाता, लेकिन यह हमारे शरीर के लिए जरूरी है, क्योंकि यह पाचन को ठीक करता है। यानी कब्ज को रोकने हेतु अधिक मात्रा में भोजन में मिलाया जाता है। यानी कब्ज है तो रुक्षांश का प्रयोग करिए। ये रुक्षांश का पाचन नहीं हो पाता है, इसके कारण यह शरीर के वृद्धि में सहायक नहीं है। इसके मुख्य स्रोत है सलाद, अनाजों की बाह्य परत, ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज एवं दलिया। अब कहिएगा दाल से क्या वसा नहीं मिलता है? दोस्तों, मिलता है, लेकिन उसमें सलाद में भी कुछ अंश रुक्षांश का रहता है, और जो कुछ अंश है वही पचता नहीं है, उसी का पाचन नहीं हो पाता है। अंत में हम लोगों को देखना है खनिज लवण और जल। विभिन्न प्रकार के खनिज लवण रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं तथा शरीर में ऊतकों के निर्माण में विशेष भूमिका निभाते हैं। खनिज लवण हमारा रोगों से लड़ने का एक हथियार होता है, यानी रोगों से यह हमारे शरीर को रक्षा करता है और यह ऊतकों के निर्माण में सहायक है। इसके मुख्य स्रोतों में दूध है, पनीर है, मक्खन है, घी है, अंडा है, मीट है, मछली है, बादाम है, अखरोट है एवं मूंगफली है। ये सभी से खनिज लवण प्राप्त होते हैं। उसके बाद जल आया। यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। यह कार्बनिक पदार्थ क्यों हुआ? देखिए, जल का सूत्र होता है H2O। इसमें कार्बन कहीं है? कार्बन है नहीं, तो यह अकार्बनिक पदार्थ हुआ। मानव शरीर का 60 से 75% भाग पानी से बना रहता है। यह पसीने वाष्पन द्वारा शरीर का ताप नियंत्रित करता है। देखिए यहाँ पर जल का काम ताप को नियंत्रित करना पसीने के द्वारा और वाष्पन के द्वारा। यह पाचन, परिवहन और उत्सर्जन में सहायक है। ताप के नियंत्रण में सहायक है, पाचन में सहायक है, परिवहन में सहायक है, उत्सर्जन में सहायक है। इसके मुख्य स्रोत उपापचयी जल, तरल भोजन, पीने का जल है। यह अपने आयनों में विघटित होकर रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेता है। इसका जो आयन है H2O में, ये आयन में बट करके, टूट करके और रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है। जल की कमी निर्जलीकरण हो जाता है। जब शरीर में जल की कमी हो जाती है तो उसको निर्जलीकरण कहते हैं। शरीर में जल की कमी को निर्जलीकरण कहा जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएंगे, और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आप लोग चाहते हैं अपने तरीके से, तो मैं उसको आप लोगों का जो सलाह है, उचित सलाह यदि होगा तो इसमें मानने के लिए, इसमें हम ये प्रयोग करने के लिए मैं भी इच्छुक हूँ। आप लोग सुझाव दें, उचित सुझाव को हम मानेंगे।
धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।